प्यारे विद्यार्थियों, आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज के अंतर्गत पाठ 4 युगों का दौर। आप सबको जैसा कि ज्ञात है कि भारत की खोज पुस्तक की रचना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इन्होंने इसे मूलतः अंग्रेजी में लिखा, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद जी ने किया। इस पुस्तक में पंडित नेहरू जी ने भारत के अतीत का वर्णन किया है, यानी हमारा भारत का अतीत कितना गौरवपूर्ण रहा है, किस तरह से भारतीय सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, और फिर किस तरह से यहाँ एक से एक साम्राज्य का अभ्युदय हुआ, और इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में किया। पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता में हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और विकास से लेकर हम सम्राट अशोक तक के विषय में जान गए हैं कि सम्राट अशोक ने किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में किया, और किस तरह से बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास हुआ, और ब्राह्मणवाद या वैदिक वाद के विरोध में इन धर्मों का अभ्युदय हुआ, और इन धर्मों ने अपने अपने क्षेत्र में सत्य अहिंसा का प्रचार किया। पाठ 4 में हम युगों का दौर, यह शीर्षक है। यहाँ हम यह समझेंगे कि सम्राट अशोक के बाद और कितने साम्राज्य भारत में स्थापित हुए, और उन साम्राज्यों के प्रमुख नायक कौन कौन रहे, और इन साम्राज्यों के द्वारा भारत की कैसी स्थिति रही। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 4 युगों के दौर को हम 11 प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम बिंदु है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। इसके बाद है दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, चौथा प्रगति बनाम सुरक्षा, पांचवा भारत का प्राचीन रंगमंच, छठवां संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, सातवां दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, आठवां विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, नौवां भारत का विदेशी व्यापार, 10वां प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, और 11वां विकास और ह्रास। ये 11 प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर पंडित नेहरू जी ने इस पाठ में युगों के दौर को विस्तार से समझाने की चेष्टा की है। अब हम सर्वप्रथम गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद को समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जिस समय मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसी के ही उत्तराधिकारी के रूप में हम सम्राट अशोक तक समझ चुके हैं, जिनके धर्मपरायणता के कारण इन्हें धर्माशोक भी कहा गया। कालांतर में मौर्य साम्राज्य का अवसान यानी पतन हो गया। इसके अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने ईस्वी पूर्व 184 के आसपास शुंग वंश का प्रारंभ की। शुंग वंश के अंतर्गत शुंग साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने मगध, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, इस पर अधिकार कर लिया और मगध के राजगद्दी पर बैठा, और इसका शासन अयोध्या तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि यह अयोध्या में भी बीच बीच में जाया करता था और वहां रहा करता था। फिर बाद में यूनानी मेनांडर ने आक्रमण किया, जिसे पुष्यमित्र ने असफल बना दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यही मेनांडर उत्तर भारत को कब्जा कर लिया और मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह यूनानी था, लेकिन भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि यह बौद्ध धर्म
को स्वीकार कर लिया। यह बौद्ध बन गया और इसका नाम मिलिंद बन गया और इस मिलिंद नाम से इसने यहाँ कुछ वर्षों तक राज्य किया और बौद्ध आख्यानों में इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। इसे संत शासक के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद यही जो मेनांडर था, जो मिलिंद के नाम से भारत में बस गया और बौद्ध आख्यानों में, बौद्ध कथाओं में जिसे बड़ी ही प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसने यहाँ भारतीय यूनानी संस्कृति की स्थापना की। यानी इसने यहाँ अफगानिस्तान और गांधार यूनानी बौद्ध कला का विकास किया, क्योंकि यह बौद्ध हो गया था और यह काबुल से आया हुआ था। इस तरह से इसने यूनानी या हम यूँ कहें कि अफगानिस्तानी गांधारी बौद्ध कला का विकास किया। सांची के पास बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर का एक स्तंभ है जिसे हम हेलिओदो कहते हैं। इसमें हम भारतीय यूनानी संस्कृति की कला को हम देख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि इस हेलिओदो में किस तरह से गांधार और यूनानी और बौद्ध कला का विस्तार हुआ है और उसकी छाप इसमें पड़ी है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे समय समय पर विदेशियों ने आक्रमण किया। वैसे ही एक विदेशी मध्य एशिया से भारत में आए जिन्हें शक कहा जाता है, जिन्हें सीडियन भी कहते हैं। वे ऑक्सस नदी यानी अक्षु नदी के किनारे ये बसे और उन्होंने वहां रहने वालों को उत्तर भारत की ओर भगा दिया। उसी समय यूई चियो नाम से कुछ कबाली भारत पर आक्रमण कर दिए और वे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिए। उन्हीं में एक कुषाण वंश की स्थापना की। एक कुषाण वंश में ही प्रतिष्ठित राजा हुए कनिष्क, जिनकी मूर्ति हम देख सकते हैं, जो शीर्ष विहीन है, यानी जिसका धड़ शीर नहीं है, केवल नीचे का धड़ है, वह कनिष्क की मूर्ति मानी जाती है। कनिष्क ने भारत पर उत्तर भारत पर राज्य किया और यह भी बौद्ध था। इसने भी हिंदू और बौद्ध धर्म को समान रूप से सम्मान दिया और यह इतना उदार था कि इसे भी राजाधिराज के रूप में लोगों ने माना और इसकी भी बड़ी प्रशंसा की। बौद्ध ग्रंथों में इसकी भी बड़ी प्रशंसा मिलती है। आपको पता है तक्षशिला जो ये कुषाण वंश और ये शकों से पहले ही स्थापित हो चुका था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शक, यूईचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों, चीनियों का मिलन स्थल था। यहाँ भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशी जो बाक्ट्री थे, यूनानी थे, चीनी थे, इसके बाद ईरानी थे, यूची थे और शक थे, वे वहां पे आते थे और भारतीयों के साथ मिलते थे। भारतीयों के साथ मिलने के कारण यहाँ पर एक एकता की स्थापना हुई। यानी ये जो विदेशी थे भारतीयों के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय में मिलते थे और भारतीय संस्कृति के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में चर्चा किया करते थे और इन लोग के आपस में मिलने से भारतीय संस्कृति के साथ ये जो यूचियो है और ईरानी है, बाक्ट्री है, यूनानी है, इन सबकी संस्कृति का भी मिलन हुआ। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने हमेशा ही विदेशी संस्कृति को अपनाया है, विदेशी संस्कृति के प्रति मान सम्मान दिखलाया है और यही कारण है कि जो विदेशी भारत में आए और जिन्होंने भारत को अपना माना और भारत में बस गए, भारतीयों ने उन्हें अपना लिया, भारतीय संस्कृति ने उन्हें अपना लिया। और ज्यादातर जो विदेशी जो भारत में आके बसे वे या तो बौद्ध हो गए या वे हिंदू हो गए। इसके बाद कहा जाता है कि 64 ईस्वी के आसपास चीनी राजदूत भारत में पहली बार आए और भारतीय संस्कृति के साथ इसने अपने विशेष प्रेम को दिखलाया
और भारतीयों को उसने अपनी ओर से यानी चीन की तरफ से भेंट किया। क्या? तो आड़ू और नाशपाती। नाशपाती और आड़ू का फल उसने भारतीयों को दिया। तो हम यूं हम कह सकते हैं कि नाशपाती और आड़ू यह फल चीनियों की देन है, यानी ये चीनी फल है, चीनियों ने हमें इस फल को दिया। और आजकल आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में हम आड़ू और नाशपाती के फल को देखते हैं। यानी 64 ईस्वी से पूर्व भारत में नाशपाती और आड़ू नहीं हुआ करते थे। चीनी राजदूत ने 64 ईस्वी के आसपास आड़ू और नाशपाती फल भारतीयों को उपहार स्वरूप दिया था। इसके बाद एक कुषाण काल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके महान शासक हुए कनिष्क। कनिष्क बौद्ध थे और इन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को समान आदर दिया। और यही कारण है कि उस समय बौद्ध संप्रदाय का विस्तार हुआ, क्योंकि वे स्वयं बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, इसलिए बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हुआ हीनयान और दूसरा हुआ महायान। महायान के महान दार्शनिक हुए नागार्जुन, जो पहली शती में हुए, यानी ईसा की पहली शती में हुए। और इन्होंने महायान शाखा की विजय में प्रमुख भूमिका निभाई। वे महान शास्त्र ज्ञाता और बौद्ध दर्शन के विशेषज्ञ थे। इन्हें बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संप्रदाय के महायान शाखा का प्रमुख विद्वान माना जाता है। और पूरे भारत क्या पूरे विश्व में महायान शाखा के प्रचार में इन्होंने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम यह देखते हैं कि एक कुषाण काल हुआ, इसके बाद सत काल हुआ, मिलिंद काल हुआ, यूनानी काल। तो ये सब में क्या है ना, ये विदेशी थे, ये भारत पर आक्रमण करते थे और कुछ तो कालांतर में चले गए और कुछ भारत में ही रह गए और भारतीय संस्कृति को अपना लिया और बौद्ध या हिंदू बन गए, जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया। लेकिन ये जैसे भी करके आक्रमणकारी थे कि वे विदेशी थे, भारत पर आक्रमण किया करते थे। लेकिन भारतीयों ने जब इन्हें अपना लिया, भारतीय संस्कृति ने इन्हें अपना लिया, तो कुछ तो यहीं रह गए, लेकिन और भी कुछ ऐसे थे जो बीच बीच में भारत पर आक्रमण किया करते थे। तो भारत में आक्रमण करने के कारण यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना जगी। यानी यहाँ के लोगों ने सोचा कि ये जो आक्रमणकारी बार बार आक्रमण कर रहे हैं और हमारे शांतिपूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसों को रोका जाए। तो ऐसों को रोकने के लिए गुप्त वंश की स्थापना हुई। यानी सर्वप्रथम श्री गुप्त ने ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की। इसके बाद घटोत्कच गुप्त हुए, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए। आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक अलग हैं, अलग शासक रहे हैं, और ये चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त नाम से कई शासक हुए हैं, इसलिए किसी ने चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा कहा गया। कुमारगुप्त भी हुए हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय हुए। तो यहाँ पर ये चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी उन विदेशी ताकतों का मुकाबला किया और उन्हें भारत से दूर करने की चेष्टा की। इसके बाद इन्हीं के पुत्र हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बड़े ही बलशाली थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि इन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूर विदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहले क्या होता था, विदेशी भारत पर आक्रमण किया करते थे, हम उन्हें खदेड़ दिया करते थे। लेकिन समुद्रगुप्त ने यह सोचा कि नहीं, हमें भी दूर देशों तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो इन्होंने भी दूर देशों तक अपने राज्य का विस्तार किया। यानी इराक, ईरान, अफगानिस्तान के आसपास तक वे
पहुंच गए, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद इन्हीं के पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों, ये जो शक आक्रमण किया करते थे, बीच बीच में हमेशा भारत पर आक्रमण कर दिया करते थे, इन शकों को उन्होंने भगाया, इसलिए इनका नाम शकारी पड़ गया, शक अरी शकारी। और इन्होंने ही विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम संवत यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की स्थापना की। जो विक्रम संवत है वह ईसा संवत में 56 वर्ष जोड़कर बनता है। यानी अभी अंग्रेजी जो संवत है वो है 2020। 2020 में यदि हम 56 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत हो जाएगा 2076। यानी 20 में अगर 56 जोड़ देते हैं तो 76 हो जाएगा। तो अंग्रेजी संवत है 2020, विक्रम संवत हो जाएगा 2076। यानी 56 वर्ष हमेशा ही अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और इन्हीं के समय में नवरत्न थे जो अपने अपने क्षेत्र के विशेष व्यक्तित्व थे, इन्हें इन्होंने अपने दरबार में रखा और इन्हें नवरत्न की उपाधि दी। इन्हीं नवरत्नों में कालिदास थे, वराह मिहिर थे, आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी भी इनके ही नवरत्नों में से एक थे। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी दिल्ली गए होंगे, कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जिसे आयरन पिलर कहा जाता है। कहते हैं कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है और उसके विषय में शोध हो रहा है कि उसमें कैसा लोहे यानी इस्पात का प्रयोग किया गया है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो कहा जाता है कि उस आयरन पिलर यानी उस लौह स्तंभ की स्थापना विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र हुए कुमारगुप्त प्रथम, इन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो जगत प्रसिद्ध है उसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त प्रथम ने की, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के पुत्र हुए स्कंदगुप्त। उस समय हूणों का प्रबल वेग था। ये हूण गोरे रंग के थे और विदेश से आते थे, यानी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया करते थे। तो इन्होंने उनका मुकाबला किया और उन्हें भारत से दूर किया। उस समय ये जो हूणों के जो कई दल हुआ करते थे और सबके अपने छोटे सरदार हुआ करते थे, वे गोरिल्ला युद्ध की तरह भारत पर अचानक आक्रमण करते थे और यहाँ मार काट मचा के चले जाते थे और कुछ यहाँ कई दिनों तक रह भी जाते थे और यहाँ बड़ी ही भारतीयों के लिए मुसीबत के कारण बन जाते थे। तो स्कंदगुप्त ने उन सबके आक्रमण को रोका और यहाँ से उन्हें भगाने में महती भूमिका निभाई। ऐसे ही एक हूण सरदार था मिहिर गुल, जो गुप्त वंश का शासक बालादित्य के समय में उसने भारत पर आक्रमण किया था और यशोवर्मन नामक वीर ने उसका मुकाबला किया और उसे गिरफ्तार कर लिया और बालादित्य के पास लाया, लेकिन बालादित्य ने उस पर दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया और वही मिहिरगुल बाद में अपने इस मेहरबान पर यानी बालादित्य पर धोखे से आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से ये कबायली क्षेत्र से आने वाले हूण और शक बीच बीच पर भारत में आक्रमण किया करते थे। कुछ तो यहाँ रहते थे और कुछ आक्रमण करके फिर वापस चले जाते थे। इन्हीं के इसी आक्रमण को रोकने के लिए कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने भी कोशिश की। हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन सांग जिसे युआन चुआन भी कहा जाता है,
भारत आया था। आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फायान भी उसे कहते हैं, फायान भारत आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के समय में युआन सांग यानी युआन च्वान भारत आया। हर्षवर्धन बड़ा ही उदार शासक था। वह बौद्ध था, लेकिन उसने हिंदू और बौद्ध धर्मों का समान भाव से आदर किया और दोनों ही धर्मों के विकास में महती भूमिका निभाई। वह धार्मिक व्यक्ति था। कहा जाता है कि प्रयाग कुंभ में वह जाता था और अपनी सारी संपत्ति वह कुंभ के मेले में दान कर दिया करता था, यानी महान दानी भी था। उसने उस समय विदेशी आक्रमणों को रोकने में महती भूमिका निभाई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के समय अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का जन्म हो रहा था। इस्लाम का जन्म जिस समय हुआ, लगभग उसी समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था और उसी समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। अब हम समझेंगे दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हमेशा आक्रमण होता रहा, क्योंकि उत्तर भारत हिमालय के आसपास रहा और जितने भी जो विदेशी हैं वे हिमालयी क्षेत्र से यानी हिमालय के दर्रे से वो भारत पर आक्रमण करते रहे। दक्षिण भारत हमेशा ही इन विदेशी आक्रमणों से बचा रहा और यही कारण है कि दक्षिण भारत में कला का विशेष विकास हो सका। दक्षिण भारतीय हमेशा ही दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहे, यानी इन्होंने दस्तकारी काम किया और समुद्री व्यापार किया। उत्तर भारत में हमेशा आक्रमण होने के कारण और दक्षिण भारत इस आक्रमण से अछूता होने के कारण उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाके बसने लगे, जिनमें शिल्पकार थे, दस्तकार थे, कारीगर थे। वे सब दक्षिण भारत में जाके बस गए और दक्षिण भारत में बसने के कारण यह हुआ कि उत्तर भारत की कला और दक्षिण भारत की कला, इन दोनों कलाओं में समन्वय हो गया और दक्षिण भारत में कला का विशेष विकास हो पाया और दक्षिण भारत में शांति बनी रही। इसके बाद हम तीसरे में समझेंगे शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि हमेशा ही भारत में युद्ध होता रहा। कभी विदेशी यहाँ पे आक्रमण करते रहे और यहाँ नए नए साम्राज्य की स्थापना होती रही और कभी भारतीय यानी देशी राजा भी आपस में राज्य के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे और अपने अपने वंश के हिसाब से यहाँ साम्राज्य की स्थापना करते रहे। लेकिन राज शासन बदलता रहा, राजा बदलते रहे, लेकिन आम जनजीवन पर इस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी यहाँ पे यूरोप की अपेक्षा यहाँ युद्ध के समय में भी शांति बनी रही। यानी युद्ध होते थे, सत्ता बदल जाती थी, एक राजा के बाद दूसरा राजा आ जाता था, एक साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य आ जाता था, लेकिन जो आम लोग थे उनका जनजीवन शांत रहता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ही व्यापार किया करते थे, वैसे ही खेती किया करते थे, वैसे ही अपनी पुश्तैनी कार्य किया करते थे, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भारत में सदैव ही ग्राम संस्कृति को प्रमुखता दी गई है, इसलिए भले ही कोई भी राजा आ जाए, किसी भी साम्राज्य का राजा हो, किसी भी वंश का राजा हो, वह ग्राम्य संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं किया करता था, उसमें दखलंदाजी उसकी नहीं होती थी और ग्राम्य संस्कृति और ग्राम्य शासन उसी हिसाब से सदैव चला करता था। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ज्यादा विशेष अंतर नहीं आया, भले ही किसी का भी शासन हो, भले ही युद्ध होता रहे। तो इस तरह से पंडित जी ने बतलाने की कोशिश की है कि युद्ध का तरीका इस तरह से था कि आम जनजीवन इससे अप्रभावित रहा करता था। इसके बाद चौथा है प्रगति बनाम सुरक्षा। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है
कि यहाँ सदैव ही स्थिरता और सुरक्षा को प्रमुखता दी जाती रही है। यानी किसी का भी शासन हो, सामाजिक ढांचा सुरक्षित होनी चाहिए, आम जनजीवन को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आम जनजीवन में स्थिरता होनी चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है और हमेशा ही प्राचीन समय से ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यही भी रही है कि यहाँ दर्शन हमेशा ही व्यक्तिवादी रहा है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भारतीय दर्शन की प्रमुखता रही है। भारतीय दर्शन हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की बात करता है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है और उसका विकास होना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिकता है, वह सामुदायिक विकास को प्रधानता देता है। सामुदायिक विकास का मतलब पूरे समाज का विकास। इसलिए उस समय वर्ण व्यवस्था की गई, यानी हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के हिसाब से उससे वर्ण दिया गया। जो दूसरों को पढ़ाता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, समाज को ज्ञान देने के लिए जो आगे बढ़ा हुआ है, उसे उस समय ब्राह्मण यानी ज्ञानी कहा गया। जो समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, उसे क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार करके समाज के भरण पोषण की व्यवस्था कर रहा है, उसे वैश्य कहा गया। और जो इन तीनों वर्णों की सेवा में लगा हुआ है, जिससे कि तीनों वर्ण अपने काम सुचारू रूप से कर सकें, उन्हें शूद्र कहा गया। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था की गई और वर्ण व्यवस्था के साथ ही उस समय सामाजिक कुछ ढांचा इस तरह से बनाया गया कि सब एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हित में कार्य करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और यही कारण था कि जितने भी जो युद्ध होते रहे, विदेशी यहाँ पे आक्रमण करते रहे, लेकिन भारत की अपनी जो सामाजिक सुरक्षा थी वह सुदृढ़ बनी रही। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया, बल्कि विदेशी आए और भारतीय बनते चले गए। विदेशियों का भारतीयकरण हो गया, वे विदेशी नहीं रहे। कोई बौद्ध हो गया, कोई हिंदू हो गया, और सबने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को अपना ली। और यही कारण है कि सब भारतीय बनते चले गए, और जो भारतीय नहीं बन पाए वे कालांतर में यहाँ से चले गए या वे समाप्त हो गए। इसके बाद फिर पांचवें में हम समझेंगे भारत का प्राचीन रंगमंच। रंगमंच यानी जहां नाटक खेला जाता है, जहां नाटक होता है। आप लोग अभी फिल्म देख रहे हैं, फिल्म भी रंगमंच का ही एक विकसित रूप है। आप लोग देखते होंगे टेलीविजन पर धारावाहिक है, ये धारावाहिक क्या है, ये भी रंगमंच का ही विकसित रूप है। तो पहले रंगमंच हुआ करता था जिसमें किसी न किसी विषय पर नाटक खेला जाता था। तो जहां नाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहा जाता है। तो यहाँ प्राचीन काल से ही भारत में रंगमंच रहा है और यहाँ पे नाट्य कला की प्रधानता रही है। यहाँ पे नाटक किया जाता रहा है। कहते हैं कि नाट्य कला का विकास ऋग्वेद से प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो नाटकीय हैं, जिन्हें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें नाटकीयता दिखलाई पड़ेगी। तो ऋग्वेद ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास पाणिनि हुए, जो संस्कृत भाषा के व्याकरणिक माने जाते हैं, व्याकरण माने जाते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, जो व्याकरण जानता है। तो ये संस्कृत भाषा के व्याकरण थे, यानी व्याकरण के ज्ञाता थे। और इनके भी इनकी रचनाओं में नाट्य कला का विकास देखते हैं, नाट्य कला के प्रसंग हम देखते हैं। उसी समय ईसा के 3री शताब्दी में नाट्य शास्त्र की रचना हुई। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र में नाट्य कला का विस्तार वर्णन है। और नाट्य शास्त्र जिस समय लिखा गया था, उस समय नाट्य शास्त्र में जिस तरह से नाट्य कला का विस्तार से वर्णन है, इससे यह लगता है कि इनसे पूर्व, यानी नाट्य शास्त्र लिखने से पूर्व, यानी ईसा के 3री शती से पूर्व नाट्य कला का विकास हो चुका था। रंगमंच पर नाटक खेले जाते थे। कहा जाता है कि प्रथम संस्कृत भाषा के नाट्यकार, यानी प्रथम नाटककार भास हैं। भास ने 13 नाटक लिखे हैं।
13 नाटक का इनका एक संग्रह मिला है। इसके बाद यहाँ अश्वघोष हुए, जिन्होंने बुद्ध चरित नाटक लिखा। इसके बाद शूद्रक हुए, जिन्होंने मृच्छकटिकम नाटक लिखा। इसके बाद कालिदास हुए। कालिदास को तो संस्कृत साहित्य का महान कवि ही माना जाता है। ये महान नाटककार भी थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यानी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की 2 राजधानी थे, एक पाटलिपुत्र यानी पटना और एक उज्जैनी यानी आज का उज्जैन। तो ये कालिदास उज्जैन में रहते थे और इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। यूरोप को भारतीय नाटक के विषय में पहली जानकारी तब मिली जब कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया। तब यूरोपियों को पता चला कि भारतीय नाटक कितना समृद्ध है और इसका अनुवाद जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, डेनिश आदि भाषाओं में हुआ। गेटे ने भी कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की बड़ी प्रशंसा की है। इसके बाद अश्वघोष का मुद्रा राक्षस भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भवभूति भी हुए, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। भवभूति को तो कालिदास के बाद यानी कालिदास से छोटा नाटककार माना जाता है। यानी कालिदास के बाद भवभूति हैं, उसके बाद फिर दूसरे नाटककार हम ऐसे मान सकते हैं। इस तरह से नाटक यानी संस्कृत नाटक का उस समय बड़ा ही विशेष प्रभाव था। लेकिन यही बात नहीं है, लोक नाटक भी उस समय प्रचलित था। यानी ग्राम्य क्षेत्रों में लोक नाटक खेले जाते थे। गांव के लोग आपस में रंगमंच के माध्यम से अपने क्षेत्र विशेष के विषय को माध्यम बनाकर नाटक खेलते थे। ये जो कालिदास हुए, भवभूति हुए, अश्वघोष हुए, ये सारे के सारे दरबारी थे, इसलिए दरबार में इनके नाटक हुआ करते थे और संभ्रांत लोग इनके नाटकों को देखा करते थे। लेकिन लोकमंच के माध्यम से जो नाटक होते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो नाटक हुआ करते थे, वे ग्रामीण लोगों के द्वारा हुआ करते थे और क्षेत्र विशेष के विषयों को माध्यम बनाकर वे नाटक खेले जाते थे। आपको एक बात बता दूं कि संस्कृत नाटकों में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, वे संस्कृत में बोला करता था। यानी संस्कृत भाषा उस समय शिक्षित लोगों की भाषा थी और जो अनपढ़ अशिक्षित हुआ करते थे, वे प्राकृत भाषा में बोला करते थे और स्त्रियां भी प्राकृत भाषा में बोलती थी। जैसे एक उदाहरण मैं दे सकता हूं आज के संदर्भ में, जैसे फिल्म है, फिल्म में जो पढ़ा लिखा है वो अंग्रेजी में बोल रहा है, शुद्ध हिंदी में बोलता है, और जिसे हम अशिक्षित दिखाना चाहते हैं वे गांवली भाषा में बोलता है, गांव की भाषा में बोलता है। तो इस तरह से उस समय भी संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा और प्राकृत अशिक्षितों या आम बोलचाल की भाषा थी और उस समय के नाटकों के माध्यम से हम इसे जान सकते हैं। अब 6वां है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। आपको पता है कि भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। इसका व्याकरण 2600 वर्ष पूर्व पाणिनि ने किया था। पाणिनि के व्याकरण को आज भी संस्कृत भाषा का अधिकृत व्याकरण हम मानते हैं। संस्कृत के विषय में यूरोपियों ने भी यह माना है कि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। संस्कृत के विषय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है।
यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है। लातीनी यानी अंग्रेजी भाषा के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। यानी सर विलियम जोन्स ने यह कहा था कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं से संस्कृत परिनिष्ठित भाषा है, परिष्कृत भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। लेकिन विश्व की जो लातीनी भाषा है या यूनानी भाषा है उसके साथ संस्कृत भाषा इतनी मिलती जुलती है कि ऐसा लगता है कि कोई एक और भाषा रही होगी जिससे इन सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। जैसे भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसी तरह सर विलियम जोन्स के अनुसार कोई ऐसी भाषा रही होगी जिस भाषा से संस्कृत, यूनानी और लातीनी भाषा का जन्म हुआ होगा। लेकिन आज हम उसके स्रोत को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं। तो हम इतना जान गए हैं कि आज भारतीय भाषाओं में संस्कृत का विशेष प्रभाव है। संस्कृत के ज्यादातर तत्सम शब्द हम आज की भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा के अनेक ऐसे दार्शनिक शब्द हैं जो लोक प्रचलित भाषाओं में जिनका प्रयोग हो रहा है और जिनका अन्य विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। यह संस्कृत की अपनी विशेषता है कि संस्कृत के दार्शनिक शब्दों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो सकता और ऐसे शब्द लोक भाषा में प्रचलित हैं। यानी लोगों के द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है, लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह संस्कृत की अपनी विशेषता है। हमें गर्व है कि संस्कृत हमारी अपनी प्राचीनतम भाषा है और जो अभी भी बोली जा रही है और विश्व के अनेक देश इस भाषा के महत्व को समझ रहे हैं और अपने देशों के विश्वविद्यालय में इन भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था किए हुए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि संस्कृत हमारी भाषा है। अब हम 7वें में पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। उपनिवेश किसे कहते हैं? किसी एक देश के शासक या एक देश के प्रबुद्ध और समृद्ध व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाएं और वहां पे व्यापार करते हुए वहां पर रहें और वहां पर अपना प्रभुत्व विस्तार करें और वहां की संपदा व्यापार के माध्यम से ही सही अपने देश में ले आएं। तो इस मूल देश के लिए वह देश जहां पे ये शासक या ये व्यापारी या ये समृद्ध व्यक्ति गए हैं वह उपनिवेश कहलाता है। इस देश का वह उपनिवेश है। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने शासन किया और वे यहाँ की धन संपत्ति को अपने देश ले जाते रहे, तो अंग्रेजों के लिए भारत उपनिवेश रहा। तो ऐसे ही भारतीय भी दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में व्यापार के सिलसिले में गए और वहां वे रहे और वहां उन्होंने अपना प्रभुत्व विस्तार किया। लेकिन हमारे ये भारतीय जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गए वहां उन्होंने शांति के साथ व्यापार किया और अपना प्रभुत्व विस्तार किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह अत्याचार नहीं किया। इसलिए अंग्रेजों के लिए हमारा भारत जिस तरह का उपनिवेश रहा है वैसा भारतीयों के लिए ये सुदूर के देश नहीं रहे, क्योंकि भारतीयों ने वहां अत्याचार नहीं किया। वहां उन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया, वहां वे व्यापार किए और वहां के लोगों के साथ घुल मिल के रहे। यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो प्रमुख देश हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, फिलीपीन, कंबोडिया, ये सब भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय वहां पर
गए और भारतीयों ने इन देशों को अपना उपनिवेश बनाया, तो भारतीय पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय गए थे, इसका विस्तार से वर्णन है। अरब यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका पूरा विवरण दिया है। इसी प्रकार चीनी विवरण, जो चीनी हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में या अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है। शिलालेख और ताम्रपत्र, ताम्र यानी तांबे के पत्र में, उस समय ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्र में लेखन कार्य हुआ करता था। तो अभी अनेक ऐसे शिलालेख यानी शिला यानी चट्टान में भी लिखा जाता था और तांबे के पत्र में भी लिखा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, जिनके आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय दक्षिण पूर्व एशिया में गए और वहां अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसी प्रकार जावा, बाली में अनेक ऐसे भारतीय स्रोत मिले हैं, ऐसे साहित्य मिले हैं जिनमें भारतीय महाकाव्य और पुरा कथाओं का लेखन हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि भारतीय यहाँ वर्षों तक रहे। इसके बाद प्राचीन इमारतों के खंडहर मिले, जैसे अंगकोर में, बोरोबुदुर में अनेक भारतीय मंदिर मिले हैं और बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। इससे और ये जो मंदिर मिले हैं अंगकोर और बोरोबुदुर में, ये पूरी तरह से भारतीय मंदिर है, यानी भारतीय स्थापत्य कला के नमूने, जिनसे हम कह सकते हैं कि यहाँ भारतीय रहे और इन भारतीयों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद अब हम यह देख सकते हैं कि ईसा की पहली शती से 900 ईस्वी तक भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया को अपना उपनिवेश बनाया। पहले कंबोडिया का नाम कंबोज था और जावा को यव द्वीप या जौ द्वीप भी कहा जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, वहाँ पे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। वहाँ मंदिर हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति यानी भारतीय महाकाव्य पुरा कथाओं पर आधारित साहित्य हैं, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे कृष्ण, राम और विष्णु की प्रतिमाएं वहाँ स्थापित है। वहाँ जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके नाम भारतीय नाम पर आधारित हैं, क्षेत्रों के नाम भारतीय नाम पर आधारित हैं। वहाँ जो पदवियां दी जाती रही हैं अधिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को, वे संस्कृत शब्दों की पदवियां हैं। अभी भी कहा जाता है कि जो रियासत है, मुस्लिम रियासत है, थाईलैंड के साथ मलाया के कुछ मुस्लिम रियासत हैं, वहाँ भी संस्कृत की पदवियां अभी भी चल रही हैं। वहाँ उस मुस्लिम रियासत में भी संस्कृत की पदवियां हैं, जिनका वे लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश स्थापित किए थे और वहां उन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया था। इसके बाद अब हम देखते हैं 8वें में विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय पूरे विदेश में समुद्री रास्ते से यात्रा करते रहे, व्यापार के लिए गए और वहां उन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार किया। कभी भी भारतीयों ने युद्ध के दम पर विदेशों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि व्यापार के आधार पर और धार्मिक आधार पर, यानी धर्म के प्रचार के लिए भारतीय गए और वहां उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हम देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहां चंपा, अंगकोर, श्री विजय, यहाँ पे संस्कृत के अध्ययन केंद्र बने हुए थे, जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी। इसके बाद अगर आप जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, तो वहां शासकों के नाम भारतीय हैं, यानी जयवर्धन, विजयवर्मन, इस तरह के नाम वहां पे मिलते हैं जो भारतीय नाम है। और उन्हें संस्कृत की पदवियां, यानी वहां के जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्हें संस्कृत की पदवियां दी गई थी। इसी प्रकार कुछ संस्कृत, जैसा कि मैंने बतलाया, कुछ संस्कृत पदवियां थाईलैंड के साथ साथ मलाया के मुस्लिम रियासत में भी है।
इसी प्रकार इंडोनेशिया में जो साहित्य मिलता है उसमें भारतीय महाकाव्य पुरा कथाओं का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। यानी इंडोनेशिया में भारतीय रहे हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ है, इसलिए वहाँ भारतीय साहित्य उपलब्ध है। इसी प्रकार जावा और बाली है, जहाँ भारतीय नृत्य अभी भी प्रसिद्ध है, अभी भी वहाँ भारतीय नृत्य किया जाता है। भारतीय रामलीला, कृष्ण लीला का वहाँ आयोजन होता है। इसी तरह बाली एक छोटा सा द्वीप है और वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचलन है, यानी वहाँ के लोग अभी भी हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं और वहाँ संस्कृत के अध्ययन केंद्र अभी भी हैं और वहाँ संस्कृत, उनकी अपनी भाषा में संस्कृत के बहुतायत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वहाँ तो हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, साथ में संस्कृत को भी उन लोगों ने अपना लिया है। इसी तरह यदि आप कंबोडिया जाएं, जिसे पहले कंबोज कहा जाता था, तो कंबोडिया में वर्णमाला, वहाँ की जो वर्णमाला है वह दक्षिण से गई है, यानी दक्षिण भारत से वर्णमाला कंबोडिया में गई, यानी दक्षिण भारतीय कंबोडिया में जाके रहे। इसी तरह फिलीपीन में आप जाएंगे तो फिलीपीन में लेखन कला भारतीय लेकर गए थे, यानी वहाँ की जो लेखन कला है वह भारतीय लेखन कला ही है। इसके बाद अगर हम कंबोडिया में देखें तो कंबोडिया में दीवानी और फौजदारी मुकदमों के बहुत सारे शब्दावली मनुस्मृति से लिए गए हैं और उनके जो नियम भी हैं वे भी मनुस्मृति के नियम के हिसाब से, यानी कंबोडिया में फौजदारी और दीवानी जो चीजें हैं वे मनुस्मृति की देन है। इसी तरह अंगकोर और बोरोबुदुर, जावा का क्षेत्र है बोरोबुदुर, वहाँ बुद्ध मंदिर अभी भी मौजूद है। इसी तरह अंगकोर है, वहाँ पे वास्तुकला के नमूने को हम देख सकते हैं और ये वास्तुकला क्या है, भारतीय वास्तुकला है, यानी भारतीय वहाँ गए और उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया। अंगकोर में हमें विष्णु, राम और कृष्ण के मंदिर दिख सकते हैं। अंगकोर वाट का वह अद्भुत मंदिर जिसका निर्माण जयवर्मन सप्तम ने करवाया था, और आप देख सकते हैं कि जयवर्मन सप्तम यह भारतीय नाम है, लेकिन यह अंगकोर वाट के शासक रहे और उन्होंने वहां पे हिंदू मंदिर का निर्माण कराया। इसी तरह भारतीय संगीत का भी विशेष प्रचलन रहा है। भारतीय संगीत विदेशों में भी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। यूरोपीय संगीत और भारतीय संगीत में फर्क है और भारतीय संगीत से यूरोपीय संगीत प्रभावित होती रही है। इसी तरह हम देखेंगे कि गुप्त काल में अजंता की गुफाएं खोदी गई थी। ये तो विदेशी है, भारत में भी उस समय अनेक कलाओं का विकास हुआ, जिसमें चित्रकला है, भित्ति कला है, स्थापत्य कला है, नृत्य कला है, साहित्य कला है, इनका भी भारत में भी विकास हुआ और सबसे अधिक विकास हुआ था गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज। स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ था, यानी गुप्त काल में हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कला के विभिन्न क्षेत्र हो, यानी नृत्य कला हो, साहित्य कला हो, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्र कला हो, नाट्य कला हो, सारी कलाओं का विकास गुप्त काल में अपने उत्कर्ष पर था। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही 4वीं से 6वीं शताब्दी में अजंता की गुफाएं खोदी गई थी। इसी तरह 7वीं से 8वीं शताब्दी में एलोरा की विशाल गुफाएं खोदी गई। एलिफेंटा की गुफा में हम नृत्य करते हुए नटराज यानी शिव की मूर्ति को देखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उपनिवेश स्थापित किया। भारतीयों ने ही विदेशों तक अपनी कला का प्रदर्शन किया और विदेशियों को भी अपनी कला से प्रभावित किया, और इतना प्रभावित किया कि आज भी विदेशों में भारतीय कला को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके बाद अब हम 9वीं में समझेंगे भारत का विदेशी व्यापार।
जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि भारतीय समुद्री रास्ते से, समुद्री मार्ग से दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाया करते थे और उनका व्यापार पूर्वी समुद्र और भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। यानी पूर्वी समुद्र और भूमध्य सागर के आसपास जितने भी छोटे बड़े देश थे वहां भारतीय पहुंच चुके थे। और उस समय भारतीय सबसे प्रमुख रूप से कपड़े का व्यापार किया करते थे। यानी भारत का कपड़ा विदेशों में प्रमुख रूप से सराहा जाता था। रेशम का जो कपड़ा है ना, वह चीनियों की देन है। यानी चीन का जो रेशम है वह बहुत महीन होता था और वह विशेष महत्व रखता था। भारत में रेशम उद्योग बहुत बाद में प्रचलन में आया, लेकिन जो कपड़े का उद्योग था, यानी रेशमी कपड़े को छोड़कर बाकी जो कपड़े का उद्योग था, सूती कपड़ा मान लें और दूसरे अन्य कपड़े को मान लें, वो भारत इसमें बहुत आगे था और दूर देशों तक कपड़े का व्यापार हुआ करता था। इसके बाद भारतीय फौलाद, यानी लोहे से फौलाद बनाना, स्टील बनाना, यह भारतीयों की अपनी प्रमुख विशेषता थी। और भारतीय इस तरह से फौलाद बनाते थे या लोहा बनाते थे जो जंग रहित हुआ करता था। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बना हुआ लोहे का स्तंभ जो महरौली में है, कुतुब मीनार के पास है, जिसे आयरन पिलर कहा जाता है, वह अभी भी जंग रहित है। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन अभी भी उसमें जंग नहीं लगा, जबकि वह खुले आसमान के नीचे वह है। और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया, ऐसा माना जाता है। तो उस समय भारतीय फौलाद या लोहे को बनाना, लोहे को ढालना भली भांति जानते थे। और यही कारण है कि विदेशों में भी इनका प्रमुख महत्व था और विदेशी भी भारतीय लोहा को विशेष महत्व देते थे और भारतीय औजार का निर्माण किया करते थे, समुद्री जहाज का निर्माण किया करते थे। यानी भारत में समुद्री जहाज बनते थे, विभिन्न प्रकार के औजार बनते थे और विदेशों में इनकी बड़ी मांग थी। इसके अलावा औषध विज्ञान में भी भारत बहुत अग्रणी था, आगे था। औषध विज्ञान यानी दवाई बनाने का, औषध यानी औषधि विज्ञान, दवाई बनाने का जो विज्ञान है उसमें भारतीय विभिन्न धातुओं से भस्म बनाने की कला जानते थे। जैसे लौह भस्म, लौह यानी लोहा से लौह भस्म बनाते थे, यानी लोहे के भस्म से कई बीमारियों को ठीक किया जाता था। स्वर्ण भस्म यानी सोने के भस्म, सोने के चूर्ण को भस्म बना दिया जाता था और उससे कई बीमारियां ठीक होती थी। इसी प्रकार रजत भस्म और भी कई प्रकार के भस्म बनते थे जो धातुओं से बना करते थे। उसी प्रकार आसव यानी पेयजल भी बनाया जाता था और ये सब रसायन के द्वारा, विभिन्न रसायनों के द्वारा बनाया जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र में भी भारत अग्रणी था, विभिन्न प्रकार के रसायनों का ज्ञान भारत को था। इस तरह खगोल शास्त्र में भारत की अपनी महत्ता थी। सामुद्रिक व्यापार में जाने वाले व्यापारियों को खगोल शास्त्र का ज्ञान होता था, इसलिए वो ठीक तरीके से अपने मंजिल तक पहुंचते थे और व्यापार करके फिर वापस ठीक समय पर भारत वापस आ जाया करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने भी विदेशों में अपने व्यापार का परचम लहराया, दूर दूर तक समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए गए और भारत के महत्व को विदेशों में भी स्थापित किया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 10वां। अब 10वां बिंदु है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। इसमें हम यह देखेंगे कि गणित शास्त्र का भारत में क्या महत्व रहा है और भारतीयों ने गणित शास्त्र के क्षेत्र में विश्व को क्या उपहार दिया, यानी भारतीयों का गणित शास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित यह भारतीयों की देन है। यानी भारत ने ही विश्व को आधुनिक अंक गणित और बीज गणित दिया। शून्यांक यानी शून्य अंक, शून्य यानी जीरो, शून्य अंक के साथ 10 भारतीय संख्या यह भारतीयों ने दी है, जो पूरे विश्व में प्रचलित हुई है। भारतीय अंक बेजोड़ थे, यानी ये जो शून्य से लेकर 10 भारतीय संख्या हैं वे बेजोड़ थे। विश्व ने पहली बार देखा
कि इस तरह की संख्या होती है, क्योंकि इस पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में दूसरी तरह की संख्याएं इस्तेमाल होती थी जो बिल्कुल अलग थी और जिन्हें समझना मुश्किल था। लेकिन जब भारतीयों ने 0 से लेकर 10 संख्याएं दी, यह लोगों को शुरू में तो अजीब सा लगा, लेकिन बाद में पूरे विश्व ने इस संख्या को स्वीकार कर लिया। ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से होता रहा है। यदि आप वैदिक वेदियों को देखेंगे, वेदियां यानी कि भारतीय संस्कार में वेदियां बनाई जाती हैं। यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी है, विवाह के लिए विवाह वेदी है, और भी अनेक संस्कार हैं जिनके लिए अलग अलग वेदियां बनाई जाती हैं। इन वेदियों को ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित के आधार पर बनाई जाती है। यानी भारत में वेदियों के माध्यम से अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति का विकास हुआ है। और वेदियों में, वैदिक वेदियों में इनका स्पष्ट रूप से प्रयोग मिलता है। इसके बाद शून्य या कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, शून्य यानी जीरो, जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, इसे पहले नुक्ता यानी एक बिंदी के माध्यम से दिखलाया जाता था, लेकिन बाद में इसे शून्य यानी एक गोला बना दिया गया। इस गोले को शून्य मान लिया गया, और जब गोले का प्रयोग शुरू हुआ तो इससे गणित शास्त्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया, जिसे हम गणित शास्त्र में क्रांति भी कर सकते हैं। तो ये शून्य भारत की देन है, भारत ने विश्व को शून्य दिया है। इसी तरह दशमलव, यह भी भारत की देन है, भारत ने विश्व को दशमलव दिया। इसी तरह बीजगणित पर पहला ग्रंथ आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह गणित में भास्कर भी प्रमुख हैं, इनका जन्म 522 ईस्वी में हुआ था। एक और गणितज्ञ हैं ब्रह्मपुत्र, इनका जन्म 628 ईस्वी में हुआ। एक खगोल शास्त्री थे और इन्होंने शून्य के नियम निश्चित किए। शून्य तो बनाए गए, लेकिन उसके अपने जो नियम हैं, उस नियम को निश्चित ब्रह्मपुत्र ने किया। इसी तरह भास्कर द्वितीय हुए, इनका जन्म 1114 ईस्वी माना जाता है। अंक गणित पर इनकी पुस्तक का नाम है लीलावती। कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अंक गणित की पुस्तक है, लेकिन नाम है लीलावती। लीलावती गणित की पुस्तक हो सकती है क्या? लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद यह इनकी पुत्री रही है और अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लीलावती दिया, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसी तरह 8वीं सदी में खलीफा अल मंसूर हुए, जिनका समय 753 से लेके 774 माना जाता है। उस समय अनेक भारतीय विद्वान बगदाद गए। बगदाद उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, यानी अरब क्षेत्र में बगदाद को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और वहाँ यूनान से, यहूदी, स्पेन से और यूरोपीय क्षेत्रों से वहाँ विद्वान जाते थे और अपने साथ अपने गणित के नियमों को लेकर जाते थे। जब भारतीय अपने साथ खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र जब लेकर गए, तब इस गणित शास्त्र यानी भारतीय गणित शास्त्र ने, भारतीय खगोल शास्त्र ने वहां यानी अरबी गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को प्रभावित किया और उसका विकास भी किया। इसी तरह जब अरबी भाषा में यानी भारतीय गणित शास्त्र का जब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, तब इसका पूरा प्रचार हुआ और यूनानियों ने, यहूदियों ने भारतीय गणित शास्त्र को नजदीक से देखा, समझा और इसके महत्व को स्वीकार किया। अरब में भारतीय गणित शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, भारतीय खगोल शास्त्र का विकास हो गया, क्योंकि अरबी भाषा में उसका अनुवाद हुआ, तो वहां के लोगों ने इसको स्वीकार किया, समझा, जाना, अपनाया। अब अरब से स्पेन में, सबसे पहले स्पेन में भारतीय गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र पहुंचा। किसके द्वारा पहुंचा? तो मूर विश्वविद्यालय के द्वारा पहुंचा। इसके बाद यूरोपीय देश इस नए अंकों को
देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबसे पहले भारतीय अंकों का विरोध हुआ, क्योंकि यूरोपीय नहीं चाहते थे कि भारतीय अंकों को स्वीकार किया जाए। वे अपने अंकों को महत्व देना चाहते थे, लेकिन भारतीय अंकों की तुलना में यूरोपीय अंक कहीं नहीं ठहरते थे, वे महत्वहीन से थे, जबकि यह वैज्ञानिक तरीके से भारतीय अंक थे। इसलिए अंत में यूरोपीय देशों ने भारतीय अंकों को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले 1134 ईस्वी में सिसिली के सिक्के में भारतीय अंकों को उत्कीर्ण किया गया। इसके बाद ब्रिटेन यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय अंकों को 1490 ईस्वी में स्वीकार किया। तो इस तरह से भारतीय गणित पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में भारतीय गणित शास्त्र को स्वीकार किया गया। और आज पूरे विश्व में जिस गणित के नियमों को माना जाता है, नियमों के अनुसार गणित की पढ़ाई होती है, ज्यादातर नियम भारतीय गणित शास्त्रियों की देन है। अब अंतिम 11वां बिंदु है विकास और ह्रास। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने यह देखा कि भारतीयों ने पूरे विश्व में अपने ज्ञान कौशल का प्रदर्शन किया, पूरे विश्व को अपने ज्ञान विज्ञान से प्रभावित किया, अपने रण कौशल से प्रभावित किया, और पूरा विश्व भारत के समक्ष नतमस्तक हुआ। सामुद्रिक व्यापार करके भारतीयों ने सुदूर देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किया। इस तरह से भारत का पूर्ण विकास हुआ। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे भारत का पतन, ह्रास मतलब पतन होने लगा। यह पतन के कुछ कारण हैं। पहला कारण यह था कि भारत पर विदेशी आक्रमण अधिकाधिक होने लगे। ये विदेशी जो हैं ये भारत में आक्रमण करने लगे और यहाँ उन्होंने कत्लेआम मचा के रख दिया और यहाँ के जनजीवन को उन लोगों ने अत्यधिक युद्ध के कारण भयावह बना दिया। इसलिए भी यहाँ अशांति फैलने लगी। और दूसरा प्रमुख कारण था राजनीतिक शिथिलता। यहाँ जितने भी जो बाद में शासक हुए वे राजनीतिक दृष्टि से वे शिथिल हुए, उनमें राजनीतिक ज्ञान की कमी थी और इसी कारण वे ठीक तरह से यहाँ पे शासन नहीं कर सके, जैसा कि उनके पूर्व राजाओं ने शासन किया था, पूर्वजों ने शासन किया था। इसके बाद तीसरा कारण है वह है यहाँ की जाति व्यवस्था। पहले जब भारतीय मनीषियों ने जाति प्रथा की नींव रखी तो उनकी सोच यह थी कि पूरे समाज को इस तरह से बांट दिया जाए कि सब कर्म के हिसाब से जाति माने और कर्म करें। जैसे कि ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए अधिकृत कर दिया गया, क्षत्रियों को सबकी सुरक्षा के लिए अधिकृत कर दिया गया, वैश्यों को व्यापार करना था, सबके लिए अन्न की व्यवस्था करनी थी और साथ में कुछ लोगों को सबकी सेवा के लिए, तीनों वर्णों की सेवा के लिए लगा दिया गया, जिससे कि सभी ठीक तरीके से अपने कार्य कर सके। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए थी, समाज को समृद्ध बनाने के लिए थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें विकार उत्पन्न होता चला गया। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने व्यापार को और कृषि कार्य को हेय दृष्टि से देखा, वे वैश्यों को हेय दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद जो सेवा कार्य करने वाले शूद्र थे, निचली जाति के थे, उनको उन्होंने शिक्षा से और अन्य विकास कार्यों से वंचित कर दिया। वे उन्हें अपना सेवक मानने लगे और उनके ऊपर अत्याचार भी करने लगे। इस तरह से जो जाति प्रथा, जो वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की समृद्धि के लिए बनाई गई थी, उसमें विकार हो जाने के कारण सब में आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो गया। सभी एक दूसरे से कटते चले गए। इसका परिणाम यह हो गया कि आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो गया और यह एकता के लिए बाधक साबित हुआ।
इसके बाद एक कारण और पंडित जी बताते हैं कि व्यापार के लिए कई प्रकार के अलग अलग कलाएं लोगों ने सीखी, अलग अलग कलाओं के माध्यम से लोगों ने व्यापार किया। यह व्यापार जो उन्होंने किया, यह व्यापार इसलिए था क्योंकि सारे लोग अलग अलग तरीके के कौशल को सीखें, कला को सीखें और समाज में उस कला के माध्यम से विकास आए, समृद्धि आए। लेकिन कारीगरों ने, शिल्पियों ने, कामगारों ने जो कलाएं सीखी, वे कलाओं को उन्होंने अपने समूह तक सीमित रख लिया और वे कलाएं पुश्तैनी बनती चली गई। भारतीय समाज में ह्रास का यानी पतन का एक प्रमुख कारण यह था कि व्यवसाय का, धंधों का पुश्तैनी बन जाना। पहले व्यवसाय जो करते थे वे पूरे समाज के हित के लिए किया करते थे। लोगों में ही ये भावना नहीं थी। लोग उसे एक कार्य के रूप में, कर्म के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में ये जो व्यवसाय, ये जो शिल्प कला लोगों ने सीखी, वह एक समुदाय यानी वर्ग विशेष में सीमित होता चला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने इस शिल्प को, व्यवसाय को, धंधे को पुश्तैनी बना दिया। वे केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उस ज्ञान को देते रहे, उन्होंने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की और इसका परिणाम यह हुआ कि कला संकीर्ण होती चली गई, एक पुश्तैनी होती चली गई और लोगों में हेय भावना, हीन भावना जागृत हो गई और इस तरह से इसने एकता को यानी भारतीय एकता को खंडित किया। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि इस तरह से राजनीतिक शिथिलता के कारण, सामाजिक व्यवस्था या जाति प्रथा के कारण और व्यवसाय का, शिल्पों का पुश्तैनी हो जाने के कारण भारतीय समाज का पतन प्रारंभ हुआ। और यही कारण है कि जो बाद में जो विदेशी आए यानी अरब से, मंगोल से जो दुर्दांत आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारतीय समाज पर अपना आधिपत्य आसानी से जमा लिया और इसे हम अगले पाठ में भली भांति पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे।